हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव स्नेही। और आज हम 12 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को हम प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से। प्रोटेक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप से मल्टीपल प्लीज इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अभी डिस्कस होगा उस पर। एंड ये जो डिस्कशन है ये हो रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो डिस्कशन होगा वो अलग चीज़ होगी, वो जब डिस्कशन पूरा हो जाएगा तो उसके बारे में हम भी उसका एनालिसिस कर लेंगे। बट उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट क्या है। इस पर प्रीलिम्स में 2-3 लाइन में एक स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये एक ऐसा एक्ट है जो कि 1991 में आया था। और ये क्या करता है, किसी भी रिलीजियस प्लेस का 1947 में अगस्त 15 को जो स्टेटस था उस स्टेटस को ये फ्रीज कर देता है, या उस स्टेटस को ये स्टॉप कर देता है। वहीं इसको फ्रीज कर देता है इन द सेंस कि ये मान लेता है कि उस टाइम जो स्टेटस था वो अभी भी स्टेटस रहेगा और उसके स्टेटस को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएगा। इसका सिंपल सा बेसिक मतलब है कि अगर एक सपोज एक मॉन्यूमेंट है, इस मॉन्यूमेंट का जो अभी रिलीजियस कैरेक्टर है वो ए है, ठीक है। और ये जो रिलीजियस कैरेक्टर इसका ए है ये पिछले 200 साल से यही है, फाइन। अब 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब भी इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो ए ही है। तो अब जो इसका रिलीजियस कैरेक्टर है ना, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं इसका रिलीजियस कैरेक्टर तो बी होना चाहिए इस मॉन्यूमेंट का। तो अब इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो जो बी है वो रिलीजियस साइड का जो कैरेक्टर ए है वो उसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो यही एक एक्ट है। इस एक्ट में क्या मेंशन है कि कोई भी ऐसा रिलीजियस प्लेस जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है, उस रिलीजन की वैलिडिटी आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। और उसका जो स्टेटस है जो 1947 में अगस्त 1947 में अगस्त 15 को जो था वही हमेशा रहेगा और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो बदल नहीं सकता। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए 1991 में एक एक्ट आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे प्रीलिम्स में रैंडमली क्वेश्चन आ सकते हैं, इस डेट पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पर्टिकुलर पूरा एक्ट है और या फिर इस एक्ट के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं क्या इस पे कोर्ट केस हो सकता है या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो, या किसी भी एक लोकेशन का जिसका कोई रिलीजियस कैरेक्टर है, आप उसके रिलीजियसनेस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, या वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है तो उसका रिलीजियस स्टेटस बदला भी नहीं जाता या बदला नहीं जा सकता। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन चीज़ों को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो अभी उस पर क्या है, रिसेंटली हियरिंग होने वाली है। एंड यही सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है उसमें ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई नहीं होता। देखो जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट है ये क्या करता है, बहुत ही जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उनके ऊपर ये लागू है। ये वाला एक्ट, ये एक्ट सारे इंस्टीट्यूट्स पर लागू नहीं है, ये कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर लागू है। तो जो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आते हैं उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना ये नहीं लगेगी। लेकिन बाकी जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे जो कि इस ऑलरेडी जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है इसके अंदर नहीं आते, उन पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। ये डिफरेंस भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये एक एक्ट ऐसा है जिसके कारण जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बहुत कम हो गया। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो नॉर्मल जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव है वो जो भी कर रहा है उसको वो रिव्यू कर सकती है। कोई सी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। जो लेजिस्लेचर है उसने बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ पास करा तो जुडिशरी उसको जज कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। तो यही होता है जुडिशियल रिव्यू। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या करती है, जुडिशरी का परव्यू खत्म कर देती है ये डिटरमाइन करने में कि एक जो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है इसका एक्चुअल रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, ठीक है। तो ये इसके क्रिटिक्स बोलते हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। इवन दो ये एक्ट 1991 का है, ये पिछले साल से काफ़ी न्यूज़ में आ चुका है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
इंडियन साइंटिस्ट्स डेवलप नॉवल जीन थेरेपी टू प्रोवाइड वन टाइम सोल्यूशन फॉर हीमोफीलिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थेरेपी है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बहुत ही सिंपली और बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जीन थेरेपी क्या होती है और चीज़ें कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, होता क्या है कि हमारी बॉडी, सपोज ये आपका हाथ है, ठीक है। अब आप अपने हाथ को आप ना जूम करोगे थोड़ा, तो इसको अगर आप जूम करोगे थोड़ा तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे टिश्यूज हैं। इन टिश्यूज को भी और ज्यादा आप जूम करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका हाथ छोटे छोटे सेल्स से बना है। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स से बना है। अब इस सेल को भी जूम करोगे तो आपको दिखेगा कि एक सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, एक सेल है जिसके बीच में न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है अगर आप इसको भी जूम करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है डीएनए। ठीक है, तो अब डीएनए करता क्या है और उसका रोल क्या है? सिंपल सा मतलब ये है, डीएनए के बहुत काम होते हैं, लेकिन जिस पर्पज से मैं ये न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, वो आप समझो। डीएनए का एक रोल ये भी होता है कि वो सेल को बताता है कि उसे क्या करना है। मतलब आपके जो ये पूरा हाथ है वो सारे छोटे छोटे सेल्स से ही तो बना है। आपके यहाँ पे स्किन सेल्स है, आपके लिवर में लिवर सेल्स है, आपके ब्रेन में ब्रेन सेल्स है। तो जो स्किन सेल काम कर रही है वो लिवर सेल तो वो काम कर नहीं रहा, और जो काम ब्रेन सेल का है वो काम स्किन सेल का नहीं है ना। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। द थिंग इज कि आपके जितने भी सेल्स हैं ना बॉडी में, उन सब में सेम डीएनए ही है। क्योंकि जब आप लाइक ओवरऑल जब कोई भी ह्यूमन फॉर्म होता है तो अपने पेरेंट्स का जो डीएनए है उसको मर्ज करके उसका खुद का डीएनए बनता है। और ये जो डीएनए बना है ये आपके सारे सेल्स के अंदर मौजूद है। सारे सेल्स के अंदर ये मौजूद है, और आपके ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी सेल्स हैं बॉडी में, उन सब में सेम ही डीएनए है। अभी डीएनए करता क्या है? डीएनए के अंदर ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। डीएनए के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जीन्स के फॉर्म में। ठीक है, तो डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम जीन्स बोल देते हैं, जो डिटरमाइन करता है कि कौन क्या करेगा। मतलब अगर ये आपका पूरा डीएनए है, सपोज डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको आप डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर आप बोलते हो। एनीवे, जो डीएनए है इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको आप जीन्स बोल सकते हो। ये एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन हो गया, ये तीसरा जीन हो गया, है ना। तो ये जो जीन्स है ना, ये जो डीएनए का हिस्सा है, यही बताता है सेल को कि आपको क्या करना है। तो स्किन सेल को, ये मान लेते हैं डीएनए का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो स्किन सेल को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको स्किन सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसको क्या करना है, उसको कौन कौन सी चीज़ें स्टोर करनी है। ठीक है, जो आपका लिवर सेल है मान लेते हैं, वो डीएनए में, क्योंकि सब सेल में एक ही डीएनए है, तो डीएनए का एक पोर्शन जो कि स्किन सेल की बातें करता है वो स्किन सेल को ही इंस्ट्रक्शन देगा सिर्फ। और डीएनए का दूसरा पोर्शन जिसके अंदर लिवर सेल्स के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो वो सिर्फ लिवर सेल्स को ही इंस्ट्रक्शन देगा। द थिंग इज कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे डीएनए का कुछ ऐसा पोर्शन है जो बदल जाता है, या फिर उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाता है। अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हम नहीं जाएंगे क्या क्या कारण से ये डीएनए का जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़े बदल सकते हैं। बट एनीवे, मान लेते हैं जब भी कोई डीएनए का एक ऐसा पोर्शन था जिसके अंदर ये लिखा था कि जब भी आपकी स्किन पे कोई कट लग जाए ना, और ब्लड जो है, अब जो आपकी स्किन पे अगर कट लग जाता है तो ब्लड जो है वो तुरंत बहुत तेजी से बाहर निकलने लगता है। तो डीएनए का एक ऐसा पोर्शन था जिसमें लिखा था कि जब भी स्किन में कट लग जाए तो कुछ ऐसे आपको चीज़ें बनानी होगी जिससे ये जो ब्लड है ये रुक जाए, ये स्टॉप हो जाए बाहर बॉडी से निकलने के लिए, या फिर जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाए। यूजुअली यही होता है, अगर ये हमारी स्किन पर कट लगता है तो पहले तो ब्लड निकलता है, बट कुछ देर बाद वो रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट क्यों हुई? ये बॉडी को कैसे पता कि ब्लड की क्लॉटिंग करनी थी? क्योंकि डीएनए में इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी कि ब्लड की क्लॉटिंग करने के कुछ ना कुछ फैक्टर्स हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी होने चाहिए। ठीक है, तो डीएनए ने हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दिया कि ब्लड के अंदर आप ऐसे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर रखो जो कि ब्लड अगर बहुत ज़्यादा बह रहा है तो ब्लड को वो क्लॉट कर दे और ब्लड बाहर बॉडी के ना जाए। लेकिन अगर इस इंस्ट्रक्शन, ये जो डीएनए का पोर्शन है जिसमें ये इंस्ट्रक्शन लिखा है, अगर इस पोर्शन में कुछ खराबी आ जाए या ये जो इंस्ट्रक्शन है वो किसी तरह से बदल जाए म्यूटेशन के कारण, किसी भी तरह से जो डीएनए की कोडिंग है इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाए, तो क्या होगा?
तो डीएनए आपके ब्लड को या आपकी बॉडी को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा। अगर डीएनए किसी की बॉडी को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा तो उसके बॉडी के ब्लड के अंदर वो जो क्लॉटिंग वाला फैक्टर था ना, जो क्लॉट कर देता था, वो बनेगा ही नहीं, है ना। तो उस इंसान को अगर स्किन में कोई चोट लगेगी या कट आएगा तो ब्लड फ्लो करते ही जाएगा और ब्लड कभी क्लॉट नहीं हो रहा। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर से, और उससे डेफिनेटली जो पर्सन है उसकी मतलब ये जो पूरी सिचुएशन है बहुत फेटल है, किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ब्लड का फ्लो रुके नहीं तो। ठीक है, तो ये कुछ लोगों में जब ऐसी जेनेटिक बीमारी होती है तो आप इसको बोल सकते हो कोई जेनेटिक डिजीज है, और यूजुअली इसी का नाम दिया जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसी डिजीज है? ये एक जेनेटिक बीमारी है जो जिसके कारण ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है। और क्यों नहीं क्लॉट हुआ? क्योंकि उनके डीएनए के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मिसिंग है जो सेल को इंस्ट्रक्शन देगा या बॉडी को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ब्लड के अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर बनाओ। अब उनके डीएनए के अंदर ये चीज़ मिसिंग है, तो उनका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उनके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं, तो ब्लड क्लॉट कभी होगा ही नहीं। तो अगर चोट लगेगी तो जो ब्लड है वो पूरा बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि फिर जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी क्या होती है? सिंपल, जो ब्लड क्लॉटिंग का जीन था, मतलब डीएनए का छोटा सा हिस्सा जो कि ब्लड क्लॉटिंग का इंस्ट्रक्शन दे रहा था हमारी बॉडी को, वो क्योंकि हमारे ओरिजिनल डीएनए में मिसिंग है या फिर खराब है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज हम लैब के अंदर ये वाला जो जीन का पोर्शन है इसको किसी ना किसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, बहुत ही छोटा सा जो जीन था जो हमारी बॉडी में मिसिंग था वो हमने लैब में बना लिया या कहीं और से ले लिया। मतलब बनाया मतलब कि कहीं और से उसको हमने कल्चर करा, सोर्स करा, कुछ भी करके वो हमारे लैब के अंदर आ गया वो जीन जो कि ब्लड में क्लॉटिंग करवाता है। और जिसकी बॉडी में ये जीन मिसिंग था या फिर ये जीन खराब था, उसकी बॉडी में हमने सिर्फ इतना सा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा? अब सिंपल सा मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शन मिसिंग था अब वो इंस्ट्रक्शन बॉडी में आ गया। ठीक है, तो अब वो इंस्ट्रक्शन बॉडी में आ गया क्योंकि जीन क्या है, डीएनए का पार्ट, और डीएनए क्या है, डीएनए में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो करके सेल काम करता है, हमारी बॉडी काम करती है। तो जब हमने ये जीन जो कि ब्लड क्लॉट करवाता है वो हमने बॉडी में डाल दिया, तो जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो अब जो बॉडी है वो क्लॉटिंग चालू कर देगी, और इससे क्या होगा, जो ब्लड है उसका फ्लो रुक जाएगा। अगर स्किन कट होगी तो उसके बाद बाहर जो ब्लड है ना वो पूरा नहीं फ्लो होगा। तो यही होती है जीन थेरेपी। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। जितना मैंने आपको बताया है इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पिछले 6-7 साल से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो ये जो प्रोसेस या ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, आई रियली होप कि आपको थोड़ा समझ में आया हो, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसको वापस रिवाइंड करके देखो, आई एम प्रेटी श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये जो डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसी को हीमोफीलिया ए कंडीशन बोला जाता है। एक और चीज़, क्योंकि ये जीन या फिर डीएनए वाली प्रॉब्लम है या जेनेटिक इशू है, तो ये एक इसका एक फीचर ये भी है कि ये एक हेरिडिटरी कंडीशन है। मतलब किसी को हीमोफीलिया है तो वो उनके ऑफस्प्रिंग में भी पास ऑन हो सकता है, फ्यूचर जनरेशन में भी वो पास ऑन हो सकता है, क्योंकि जो एक बेबी है उसका डीएनए कहाँ से आएगा, पेरेंट्स के डीएनए के कॉम्बिनेशन से। तो अगर एक पेरेंट के डीएनए में ये एक फॉल्टी जीन था तो वो फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये जो जीन थेरेपी मैंने आपको बताई है, डेफिनेटली ये बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल कंडीशंस में करी जाती है, और फिलहाल देखा गया है कि 14 महीने तक 5 पेशेंट्स को ये जीन थेरेपी दी गई और अब तक उनकी बॉडी में से कोई ऐसा जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो है वो नहीं हुआ है, जिसको आप हेमरेज भी बोल सकते हो। जो हेमरेज होता है वो बेसिकली एक्सेसिव ब्लड फ्लो को ही बोला जाता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो इन्फ्यूज कर दिया जाता है, इससे क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, सिंपल। लेकिन इसके फ्रीक्वेंट इंजेक्शन लगते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद ये होता है। और ये जो जीन है ये बॉडी में इंट्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है, ताकि वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो बन जाए। सिंपल। अब ये जितने भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो यहीं पे लिखी है और आपके लिए समझना बहुत ईजी हो गया है। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसका नाम है फैक्टर 8। अब ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे रैंडमली क्वेश्चन आ जाएंगे कि अभी फैक्टर 8 ऐसा कुछ न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। तो डेफिनेटली ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, सिंपल। तो यही न्यूज़ थी और आई होप कि जो स्टैटिक थ्योरी थी वो भी आपको समझ में आई हो। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रोड टू असिस्टेड डाइंग।
ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये उस चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि यूके के अंदर अभी रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है जो कि असिस्टेड डाइंग को उसने लीगल कर दिया है। बट क्वेश्चन आता है कि असिस्टेड डाइंग क्या है? यूजुअली क्या होता है कि वो लोग या वो पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इल है, बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है कि वो नॉर्मल फंक्शन तो बहुत दूर की बात है, वो बेसिक एकदम एकदम फंडामेंटल बॉडीली फंक्शंस भी नहीं कर पा रहे। मतलब उनका ज़िंदा रहना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो अगर ये लोग चाहते हैं कि ये डेथ को एम्ब्रेस कर लें, मेडिकली इनको डेथ जो है वो दे दी जाए, खुद की ही चॉइस पर, क्योंकि जो लाइफ़ है इनकी इतनी ज़्यादा अनलिवेबल हो चुकी है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग अपील कर सकते हैं कि इनको किसी ना किसी तरीके से डेथ जो है वो दे दी जाए लीगली और मेडिकली। अब ये जो कि अगर कोई डॉक्टर है, उसका कोई पेशेंट उसको ये बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे से आप जो सपोज़ कोई पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे है। अब वो बोल तो नहीं पा रहा, लेकिन उसके पहले उसने कभी लिखा होगा कि अगर मैं इस सिचुएशन में पहुँच जाऊँ जहाँ पे मैं वेंटिलेटर पर हूँ, तो मेरा ये जो लाइफ़ सपोर्ट है इसको अनप्लग कर देना। मतलब आप लाइफ़ सपोर्ट जो है उसको अनप्लग कर दो, तो ये जो पर्सन है ये ऑटोमैटिकली कुछ टाइम बाद इसकी डेथ हो जाएगी। बट एटलीस्ट ये जो सफ़र कर रहा है ना इतना ज़्यादा, वो नहीं करेगा। तो इस केस में जो डॉक्टर है वो क्या करेगा? क्या वो उसकी बात मानेगा या नहीं मानेगा? क्योंकि अगर मान ली तो लोग बोल सकते हैं कि डॉक्टर ने इस पेशेंट का मर्डर कर दिया, कि वो बोल रहा है कि आप उसको डेथ दे दो और आपने दे दी, तो ऐसा अलाउड तो है नहीं। तो इसके अराउंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा थे। इस एक्ट के पास होने के बाद क्या होगा, ये चीज़ें थोड़ी लीगल टर्म्स में आ जाती हैं। इसी इसी को कहते हैं असिस्टेड डाइंग, ठीक है? इसी को कहते हैं असिस्टेड डाइंग। अब उसी के रिगार्डिंग ये एक्ट पास हुआ है। एक और चीज़ है, इंडिया में भी दो टाइप के यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज करा है। ये टर्म भी इसी के लिए ही है। यूथनेशिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को यूथनेशिया देके उनको डेथ वो दे सकते हैं, ठीक है? अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है कि डॉक्टर एक कोई ऐसा इंजेक्शन लगाए पेशेंट को कि पेशेंट की डेथ हो जाए, और मतलब पेशेंट ही बोलेगा कि प्लीज़ मेरा जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ख़राब हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे डेथ दे दो। तब जाके डॉक्टर जो है उनको एक्टिवली एक इंजेक्शन लगाएगा जिससे पेशेंट की डेथ हो जाए। तो ये होता है एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया क्या है कि जो पेशेंट है वो किसी वेंटिलेटर पर है या किसी लाइफ सपोर्ट पर है, ठीक है? किसी लाइफ सपोर्ट पर है। तो इस लाइफ सपोर्ट का जो है प्लग पुल आउट कर देना, इसको पुल द प्लग भी कहते हैं कभी-कभी, ये भी आपने न्यूज़ में कहीं सुना होगा। इस लाइफ सपोर्ट का प्लग पुल कर देना, ताकि अभी जो लाइफ सपोर्ट है या ये जो मशीन है, जो इस इंसान को ज़िंदा रख रही थी, वो अब चलेगी नहीं, वो बंद रहेगी। तो ये जो इंसान है कुछ देर में मर जाएगा। तो किसी ने इसको एक्टिवली नहीं मारा है, बट जो सपोर्ट मिल रहा है उसको वापस खींच लिया। इसको कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। इन सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस एडिटोरियल में जो ऑथर हैं वो असिस्टेड डाइंग को ही क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, इसी के चीज़ें बता रहे हैं। तो यूजुअली ये जो लॉ है ये टर्मिनली इल अडल्ट्स के लिए ही अवेलेबल है। टर्मिनली इल मतलब जो रिकवर नहीं हो सकते, वो इतने बीमार हैं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ख़राब है और कोई सोल्यूशन नहीं है उनकी पर्टिकुलर कंडीशन का, ठीक है? और वो लोग जिनके पास 6 महीने से कम है ज़िंदा रहने के लिए, उन्हीं को अलाउ करा जाएगा कि वो डॉक्टर से बोल के अपने आप को यूथनेशिया या फिर असिस्टेड डाइंग करवा सकते हैं खुद की, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ऑपोजिशन भी आए हैं। जैसे एक तो ये बोला गया कि ये एक थोड़ा-सा स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि आप कैसे एक बाउंड्री बनाओ कि जो राइट टू असिस्टेड डाइंग है, ठीक है? एक तो ये। दूसरी चीज़, इसकी बाउंड्री आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे कि वो जो ओल्ड पेशेंट है, ऐसा तो नहीं कहीं उसकी फैमिली उसको प्रेशर कर रही हो कि प्लीज़ आपका ख्याल रखने में हमारे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपकी हालत तो वैसे ही बहुत ख़राब है, तो क्यों ना आप डॉक्टर को बोल दो कि वो आपको असिस्टेड डाइंग कर दे। तो ये जो पर्सन है, जो ऑलरेडी बहुत परेशान है, हो सकता है इसको प्रेशर करा जाए इन चूज़िंग टू गिव देयर लाइव्स या टू एंड देयर लाइव्स बाय देयर फैमिली मेंबर्स, ठीक है? तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो जो पर्सन है जो कि ऑलरेडी बेड पर है, हॉस्पिटल बेड पे और अपने लास्ट डेज़ के अंदर है, वो उसने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया हो
कि भाई अब मेरा समय आ गया है, मुझे अब डेथ एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो क्या वो उसने खुद ने ये सोचा है या फिर उसके फैमिली मेंबर्स चला करके उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो ऐसा कुछ करे? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो द थिंग इज कि इस पोजीशन में क्या ये खुद का डिसीजन है, और इस पोजीशन में वो जो पर्सन है वो क्या ढंग से सोच भी पा रहा है? क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा इल है, इतना बीमार है, तो आपको कैसे पता कि अगर उसने बोला कि आप उसको असिस्टेड डेथ दे दो, वो उसका एक कॉन्शियस और वेल थॉट आउट डिसीजन हो, और नहीं हुआ तो? एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम क्या बिलीव करते हैं लीगली एंड फिलोसॉफिकली इन द इनवायलेबिलिटी ऑफ राइट टू लाइफ, कि लोगों की राइट टू लाइफ है और ये राइट टू लाइफ कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए तो जो सुसाइड है वो बहुत सारी कंट्रीज में क्राइम्स है, क्राइम के नाम से जाना जाता है। वैसे अब इंडिया में सुसाइड इज नो मोर अ क्राइम, बट सुसाइड इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड एट ऑल। तो यहाँ पे आप असिस्टेड डाइंग कर रहे हो, तो क्या ये उससे रिलेटेड है या नहीं? दोनों की सिचुएशंस काफी डिफरेंट है, बट द थिंग इज कि वहां पे एक क्वेश्चन तो बनता है। अब एक और इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट आता है कि हर किसी के पास खुद की बॉडी के ऊपर सोवरेनिटी है, कि अगर वो इंसान चाहता है कि उसको पैसिव यूथनेशिया चाहिए, तो आप उसको दोगे, क्योंकि वो उसकी खुद की बॉडी है और वो खुद की बॉडी के लिए डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा तो व्हाट अबाउट सुसाइड? तो मतलब बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल क्वेश्चंस यहाँ पे खुल जाते हैं, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो कि ये जो असिस्टेड डाइंग है, क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है, या इसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं? तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेंस में ऐसा क्वेश्चन बन जाए। फिल्म्स में जो टेक्नोलॉजी है और जितने भी टाइप्स के यूथनेशिया होता है, उन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूरी डिबेट आपको पता होनी चाहिए। इस पे एक ऐसे भी आ सकता है, और इस टॉपिक पे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम टू डाई को क्या करा था, एक्सेप्टेंस दी थी, और ये लिमिटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथनेशिया ही अलाउड है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वंस प्रेफरेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी इंसान जो है वो उसको प्रेफर कर सकता है या बता सकता है, या फिर विड्रॉल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की लिबर्टी दी है कि जो इंसान है वो अगर ये डिसाइड कर सकता है कि उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। सपोज किसी इंसान को वेंटिलेटर पर बिठा रखा है, और ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब है, और ये पर्सन बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे आप डेथ दे दो, ठीक है, लेट मी डाई। ये पर्सन ऐसा बोल रहा है, तो ये बोल सकता है ना, क्योंकि इसने चूज करा है हॉस्पिटल में आना, तो ये भी चूज कर सकता है कि आप इसको हॉस्पिटल से निकालो, या फिर जो इसका वेंटिलेटर है वो उसको बंद कर दो। तो अगर कोई इंसान खुद से ये चाहता है, लेकिन वो टर्मिनली इल होना चाहिए, तब जाके उसको आप ये चॉइस दे सकते हो। और ये जो जजमेंट था, ये कॉमन कॉज का केस था। ये आपको नाम याद रखना चाहिए, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। मेंस के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कॉमन कॉज का ये जजमेंट था 2018 का, जिसमें जो असिस्टेड डाइंग है उसको रिकॉग्नाइज करा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। चीफ जस्टिस नीड लॉन्गर टेन्योर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेस हैं, और उनका एक चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस हैं, और यहीं पे होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। तो यूजुअली चीफ जस्टिस बनता कौन है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा। चीफ जस्टिस वो बनता है जो यूजुअली देखा जाए, हमेशा नहीं बट एक कन्वेंशन बन चुका है कि चीफ जस्टिस वो बनते हैं जो सबसे सीनियर जज हो। ठीक है, तो हाई कोर्ट के अंदर, इंडिया में तो बहुत सारे हाई कोर्ट है, तो हर हाई कोर्ट में जो सबसे सीनियर पर्सन हो गया अब, उसको चीफ जस्टिस बना देता है। राइट, ये चीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाई कोर्ट का जो जज है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी रिटायरमेंट एज है 62, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज है 65। तो कोई इंसान है, मान लेते हैं वो 61 ईयर्स का है, और अगले महीने वो 62 के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब वो अभी 61 ईयर्स के हैं, 61 ईयर्स और 11 महीने के वो हैं, उस टाइम पे वो हाई कोर्ट में सबसे सीनियर है। अब क्योंकि वो उस टाइम पे हाई कोर्ट में सबसे सीनियर है, तो इनको चीफ जस्टिस बना देंगे। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो वो 62 होने में उनके सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो मतलब वो चीफ जस्टिस बन तो गए, लेकिन 1 महीने में वो हाई कोर्ट से ही रिटायर हो जाएंगे। तो वो चीफ जस्टिस रहे सिर्फ 1 महीने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी सेम चीज है कि कोई सीनियर जज है, मान लेते हैं वो 64 ईयर्स एंड 7 मंथ्स के हैं, 64 ईयर्स एंड 7 मंथ्स के हैं, और इस टाइम पे वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ओल्ड है, सबसे सीनियर है।
तो उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज रिटायर कब होते हैं? 65 की एज पर। तो ये जो इंसान है ये सिर्फ 5 महीने के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चीफ जस्टिस को थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ी लॉन्गर टेन्योर चाहिए, वो उसकी नीड है। बस पूरे आर्टिकल में यही आर्ग्यूमेंट को लिखा गया है और यही बताया गया है। तो आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या कौन कौन से इश्यूज अभी चल रहे हैं, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है, अभी रिसेंटली क्या न्यूज़ है कि अभी सितंबर में 8 हाई कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करा गया है और इनमें से सबके ही बहुत ही छोटे छोटे टेन्योर हैं। इनफैक्ट एक ऐसे जज हैं जस्टिस शकदेर, जो सिर्फ 24 दिन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहकर रिटायर हो गए। मतलब वो हाई कोर्ट में तो बहुत टाइम से है, लेकिन जब उनका नंबर आया चीफ जस्टिस का, तब उनकी 62 एज होने में 24 दिन बाकी थे। तो उससे वो 24 दिन तक ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह पाए। ठीक है, तो इससे क्या है, जो चीफ जस्टिस है वो किसी भी हाई कोर्ट की पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो सिर्फ इतने छोटे टेन्योर में ही रहेंगे तो वो क्या ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने ये बोला था कि जो जजेस की, स्पेशली जो जजेस हैं जिनको टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करा जाता है हाई कोर्ट से, उनको कम से कम 7 to 8 years इन ऑफिस देने चाहिए। मतलब ये भी होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज कब आता है, उनको बहुत सारे तरीके हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के। एक जो पर्टिकुलर तरीका है वो ये है कि जो हाई कोर्ट का जज रहा है कुछ साल, उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जा सकता है। लेकिन ये जो पर्सन है, हो सकता है ये 61 ईयर का हो, तब भी इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जा सकता है। ये पर्सन अगर 58 ईयर्स के हैं, तब भी इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है। तो कोई इंसान अगर 62 ईयर्स का ऑलमोस्ट रिटायर होने वाला है, तब उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, तब उनके पास सिर्फ 3 साल रहे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सिर्फ 3 साल रहे सुप्रीम कोर्ट में, और मान लेते हैं जब वो 64 ईयर्स के हो गए, तब वो पूरे सुप्रीम कोर्ट में सीनियर हो गए, तो अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा उनको, और चीफ जस्टिस के रूप में भी उनके पास सिर्फ 1 साल रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो ढंग से सेटल भी नहीं हुए और उनका रिटायरमेंट भी हो गया, चीफ जस्टिस भी बन गए वो। तो ये जो प्रोसीजर है ना, बहुत ही टाइट सा है, एंड इसमें जो प्रॉपर जजमेंट्स और प्रॉपर डिसीजंस कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जजेस से लेना। उन्होंने बोला था कि 1.5 से 2 साल तो लग जाते हैं उनको कोर्ट को समझने में, है ना। और उसमें ही अगर वो चीफ जस्टिस बन जाए और फिर रिटायर भी हो जाए, तो फिर वो कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कोर्ट की फंक्शंस के अंदर। तो यही एक टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट एडिटोरियल, हैज़ द गवर्नमेंट क्लैरिफाइड इट्स स्टांस ऑन ONOS। ONOS क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्लान है। यूजुअली क्या होता है, सपोज कोई साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, इनको क्या करना है, अपनी रिसर्च करनी है। ठीक है, इनको रिसर्च करनी है, उसके बाद जो इन्होंने रिसर्च करी है उसका ये रिसर्च पेपर लिखते हैं, अब रिसर्च पेपर इन्होंने तो लिख तो लिया, लेकिन लोगों के पास कैसे पहुंचेगा? तो इनको रिसर्च पेपर को पब्लिश कराना पड़ता है बड़े बड़े पब्लिशिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको आप जर्नल भी बोलते हो इन जनरल। तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, पब्लिशिंग हाउस है, एक बहुत बड़ा जर्नल है, जो कि इन रिसर्च पेपर को लेता है साइंटिस्ट से, और फिर उसको देखता है, स्कैन करता है चीज़ें, और उसके बाद उनको पब्लिश कर देता है, मतलब सबके सामने वो पहुंचा देता है। इस प्रोसीजर में जो साइंटिस्ट हैं उनको नहीं मिलता कुछ पैसा। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट पब्लिश क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उनको ऑब्वियसली उनका नाम चाहिए कि हमारा जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हुआ है। जिन साइंटिस्ट के ज़्यादा पब्लिश होते हैं और जिनके अच्छे क्वालिटी की रिसर्च पब्लिश होती है, उनकी ओवरऑल जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा होती है, डेफिनेटली उनको फ्यूचर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। तो साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर चाहेगा कि उसका जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हो। वो किसी भी फील्ड में रिसर्चर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो साइंस में हो, वो लीगल फील्ड में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो जिसने भी रिसर्च पेपर लिखा है, उसको पेपर पब्लिश करा के कोई पैसे नहीं मिल रहे, बस रिकग्निशन मिल रही है। ठीक है, तो ये जो पब्लिशिंग हाउस है ये क्या कर रहा है, ये पैसे कमाते हैं। तो अब सपोज बहुत ही एक स्टूडेंट है, बहुत सारे छोटे छोटे जूनियर स्टूडेंट्स हो गए, या बहुत सारे और भी रिसर्चर्स हो गए, जिनको पुरानी रिसर्च जो हो रखी है उनको पढ़ना पड़ेगा नई रिसर्च करने के लिए, या अपनी नई रिसर्च के अंदर मदद के लिए उनको पुराना जो रिसर्च पेपर लिखे गए इनकी हेल्प चाहिए। तो ये यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ये जो जर्नल्स हैं, पब्लिशिंग हाउस है,
इन्होंने जो ये रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं, उन्हीं के थ्रू ये पुराने रिसर्च पेपर पढ़ पाएंगे। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन है, पब्लिशिंग हाउस है, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, बहुत सारे पैसे ये चार्ज करते हैं। और कभी कभी तो ये बंडल भी सेल करते हैं, कभी कभी ये पर रिसर्च पेपर पर भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट भी पैसे नहीं कमा रहा, और जो स्टूडेंट्स हैं या फ्यूचर रिसर्चर्स हैं उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, और पैसे सिर्फ पब्लिशिंग हाउस ही कमा रहा है। इससे क्या होता है कि जो बहुत ही छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं, जूनियर रिसर्चर्स होते हैं, या यंग स्कॉलर्स होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होती है थोड़ी, वो ऐसे एस्टीम्ड और बड़े इंपॉर्टेंट वाले जो पब्लिशिंग हाउस हैं, उनके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको एक्सेस करते ही नहीं या कर ही नहीं पाते। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि मतलब गवर्नमेंट पूरे जो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी पूरी सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट खरीद लेगी। मतलब गवर्नमेंट ने जितने भी लोग इस पब्लिशिंग हाउस के पास जाके ये रिसर्च पेपर को एक्सेस करने के लिए पैसा देते ना, गवर्नमेंट ने उन सबका पैसा ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है? और जितने भी रिसर्च पेपर इन सारी पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पास पब्लिश थे, गवर्नमेंट ने अब उन सबका ओपन एक्सेस अलाउ कर दिया है। तो अगर मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, या गवर्नमेंट ने जो मुझे एक्सेस दिया है उसके थ्रू जाके कोई ऐसा रिसर्च पेपर पढ़ना चाहूँ जिसको पढ़ने के लिए मुझे पब्लिशिंग हाउस को कुछ पैसे देने पड़ते थे, तो अब वो मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, वो मुझे फ्री में मिल गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरी तरफ से उसको पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है? तो इसी को बोलते हैं ओपन एक्सेस, इसी को ओपन एक्सेस बोला जाता है। तो ये चीज़ है, और इसी को बोला गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो कि अगले साल 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो यही एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। रिसर्च जर्नल का एक इम्प्रूव्ड एक्सेस लोगों को मिलेगा। इसका एम यही है कि कंट्री में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी फ़ायदा होगा, एंड जो रिसर्च करना है वो बहुत चीप हो जाएगा। तो इसका पर्पस क्या है? ऑब्वियसली जब साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट उनका पूरा होता है, या सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, मैंने कहा कि बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो डिफरेंट फील्ड से भी होते हैं, तो उसके बाद वो एक पेपर पब्लिश करते हैं एक जर्नल में। जर्नल मतलब जो पब्लिशिंग हाउस है या वो जो इंस्टीट्यूट है जो कि इनका पेपर पब्लिश करेगा। जो जर्नल है वो इनका पेपर लेता है, उसको रिव्यू करता है, थोड़ा सा एडिट भी करता है, उसके बाद उसको पब्लिश कर देता है। और जो फ्यूचर में और डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, फ्यूचर रिसर्चर्स हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, यंग स्कॉलर्स हैं, उनको ये जो रिसर्च पेपर है, ये जो जर्नल है ना, उनको ये रिसर्च पेपर प्रोवाइड करता है, लेकिन एक फीस पर। ठीक है? एक लेवी फीस। तो इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स। ठीक है? और ये अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं जो भी ये पुराने रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, बहुत सारे स्पेशली यूरोपियन यूनियन में बहुत जगह ये चल रहा है कि ओपन एक्सेस जर्नल्स ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? ओपन एक्सेस जर्नल्स क्या होता है? ओपन एक्सेस जर्नल्स ऑलरेडी हैं जहाँ पे एक पब्लिशिंग हाउस या फिर जो जर्नल है वो खुद ही अपने आप से ही और लोगों को रिसर्च पेपर फ्री में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? फ्री में ही प्रोवाइड कर रहे हैं वो। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो जिस टाइप के वो रिसर्च पेपर प्रोवाइड करते हैं, या तो वो बहुत डाइवर्स नहीं होते, या फिर जो साइंटिस्ट है उनको पैसे देने पड़ते हैं। साइंटिस्ट जिसने ये रिसर्च पेपर लिखा है उसको पैसे देने पड़ रहे हैं इस ओपन एक्सेस वाले जर्नल को, ताकि उसका जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हो पाए। इसको कहते हैं गोल्ड ओए। तो मतलब अगर साइंटिस्ट कोई पैसे कमा नहीं रहा रिसर्च पेपर से, तो जो पब्लिशिंग हाउस है या जो जर्नल है जो उसका रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, वो फ्यूचर में जो उनका रिसर्च पेपर पढ़ना चाहेगा उससे पैसे चार्ज करेगा। अगर ऐसा नहीं है और रिसर्च पेपर या ये जो पब्लिशिंग हाउस है और जो जर्नल है वो स्कॉलर्स से रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए पैसे चार्ज नहीं कर रहा, तो वो साइंटिस्ट से ही पैसे ले लेता है। ठीक है? और उसके बाद क्योंकि उसको साइंटिस्ट से पैसे मिल गए, तो जो उस रिसर्च पेपर को अब एक्सेस कर रहा है उससे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ओपन एक्सेस उस तरह से हो गया। इसको कहते हैं गोल्ड ओपन एक्सेस। सरकार ने क्या करा है? सरकार ने ये वाला पार्ट पूरा कर दिया कि जो रिसर्च पेपर को एक्सेस करेगा पब्लिशिंग हाउस से उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन जो साइंटिस्ट हैं जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं ओपन एक्सेस वाले गोल्ड ओए को, गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल्स उनको बोलते हैं, जो कि साइंटिस्ट से पैसे लेते हैं लेकिन बाकी पढ़ने वालों को वो फ्री कर देते हैं। तो क्या गवर्नमेंट इसके लिए भी पे करेगी या नहीं, इस पर भी कुछ बोला नहीं है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये भी नहीं बताया था कि ये पूरा NOS कैसे इंप्लीमेंट होगा, और कौन कौन से जर्नल्स या कौन कौन से पब्लिशिंग हाउस या कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसमें कवर होंगे। क्योंकि कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी वाले
साइंटिफिक आर्टिकल्स प्रोवाइड करेगा। कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जिनके पास इतने हाई क्वालिटी या इतने डाइवर्स बैकग्राउंड वाले जर्नल्स ना हो। तो वो कौन से जर्नल्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को एक्सेस दिया है या जिनका एक्सेस गवर्नमेंट हमको दे रही है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ये जो अलोकेशन है क्या ये फॉरेन जर्नल्स पर ही है या फिर जो डोमेस्टिक पब्लिशिंग एफर्ट्स हैं क्या उनको भी सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि यूजुअली जो सबसे बड़े बड़े जर्नल्स हैं ना या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो फॉरेन ही हैं, वो बाहर वाले ही हैं। तो उन्हीं के पास ज़्यादातर साइंटिस्ट जाके अपने पेपर पब्लिश भी कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास कलेक्शन भी ज़्यादा है। तो अब इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पब्लिशिंग हाउस हैं, जर्नल्स हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट आके इनके पास भी आके पब्लिश करें अपना जर्नल। तो क्या यहाँ पे सिर्फ फॉरेन जर्नल्स को पैसे दे दिए या फिर इंडियन जर्नल्स या इंडियन पब्लिशिंग को भी सपोर्ट किया है या नहीं, इस पर भी अभी कुछ कमेंट नहीं आया गवर्नमेंट का। तो आपको क्रिटिसिज्म भी पता होना चाहिए और उसकी जो अच्छी बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही था ONOS। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट आस्क्स नेशन टू अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्क। तो ये बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है, इसमें एक्चुअली एक रिपोर्ट पास करी गई है, सोशल डायलॉग रिपोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है ये किसने निकाली है, ये निकाली है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। इस पर डायरेक्टली एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि ये हर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी कंट्री में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगह जॉब करते हैं, इन एम्प्लॉयज़ के पास कुछ राइट्स हों वर्क पर। मतलब जब वो काम पर जाए ना, तो काम पर जाने के बाद उनके पास कुछ राइट्स बनती है, उसको अपहोल्ड करना ज़रूरी है। जिसमें से एक राइट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता होगी कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड यूनियंस बन जाते हैं। ट्रेड यूनियन क्या होते हैं कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो साथ में आते हैं और एक साथ मिलके अपनी कोई डिमांड वो कंपनी के ओनर के सामने रखते हैं, इसलिए ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल वर्कर है अगर वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है तो ओनर उसकी नहीं सुनेगा, लेकिन अगर एक कलेक्टिवली साथ में आएंगे तब वो ओनर से कुछ ना कुछ बार्गेन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इतनी सी न्यूज़ थी, इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये जो डेटा है ये कहाँ से आया है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट से। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसने रिलीज करी, WHO ने। तो ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ये आंसर करना आपके लिए वैसे थोड़ा ईजी होता, बट फिर भी इसको ध्यान रखना चाहिए। अब जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है वो क्या बोलती है, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट ने पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है। यहाँ पे उसका एक साउथ ईस्ट एशिया रीजन है। बाय द वे इंडिया जो है ना वो साउथ एशिया में आता है, लेकिन इंडिया को भी इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के अंदर काउंट कर लिया। साउथ ईस्ट एशिया में यूजुअली म्यांमार, देन थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओ, वियतनाम, कंबोडिया, ऐसी कंट्रीज आती हैं। लेकिन इस WHO का जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है इसमें इंडिया भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में वर्ल्ड के 1.5% मलेरिया के केसेस हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 इंडिया में केसेस हैं, लेकिन वो साउथ ईस्ट एशिया में, बाय द वे, ठीक है, वर्ल्ड में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में। सेकेंड, जो दूसरे नंबर पे कंट्री आती है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वो है इंडोनेशिया, जहाँ पे नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा जो मलेरिया के केसेस पाए जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में मान लेते हैं जो पूरा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है यहाँ पे 100 नए मलेरिया के केस आए, तो इनमें से 50 मतलब 50% केसेस इंडिया में ही आए थे। तो ये जितने भी मैंने आपको डेटा बताया है, जितना भी फैक्ट्स बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है, इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे। और बाय द वे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मलेरिया का बर्डन है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, जिसमें नाइजीरिया बहुत सारे जो इंडेक्स हैं उसमें टॉप पे रहता है, कभी कभी नीचे भी रहता है, बट नाइजीरिया यूजुअली अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। और अफ्रीका इन जनरल इसका जो मलेरिया बर्डन है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिया का ना अब आपको पता होना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में नंबर 1 है मलेरिया केसेस में, पूरे वर्ल्ड में नहीं। ये डिफरेंस आपको बताना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी न्यूज़ के अंदर, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग स्पेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है और ये वो चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है। आई एम प्रेटी श्योर कि आपने इसके बारे में कभी सोचा भी होगा खुद से भी। उसी चीज़ को यहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्स में लिखा है। एक्चुअली ये बोला गया है कि देखो, जब आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो स्पेस में क्लाइमेट को पढ़ने के लिए, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि सैटेलाइट आपने लॉन्च तो कर दी, लेकिन आप उस सैटेलाइट को यूज़ करके जो अर्थ है उसकी बहुत सारी पिक्चर्स लोगे,
और सिर्फ विजुअल स्पेक्ट्रम में नहीं, आप उसका इंफ्रारेड डेटा भी कलेक्ट करोगे, ठीक है। और आप यहाँ पे क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करोगे अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पर। तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट डेटा को कलेक्ट करा जाएगा। इससे जो वेदर है उसकी मॉनिटरिंग भी अच्छी से होगी, वेदर का प्रिडिक्शन भी अच्छे से करा जाएगा। बहुत सारी जो लाइव्स हैं उनको बचाया भी जा सकता है, ठीक है। तो जो क्लाइमेट को पढ़ने वाली समझने वाली जो सैटेलाइट्स हैं उनका ये फायदा होता है। लेकिन जब हम कमर्शलाइज कर देते हैं स्पेस सेक्टर को, जहाँ पे हम स्पेस सेक्टर में या स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए या पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के बहाने, जैसे जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ये इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। इसका एम क्या है कि इनको स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करना है सबको। अब इसमें हो क्या रहा है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए टेन्स एंड थाउजेंड्स बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी है। कुछ एस्टिमेट बताते हैं कि इनको पूरा नेटवर्क बनाने के लिए 40,000 तक सैटेलाइट्स लॉन्च करनी पड़ेगी स्पेस के अंदर। अब इतनी सारी सैटेलाइट सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च हो रही है, तो इससे क्या होता है, अब यहां से दो नुकसान होते हैं क्लाइमेट को। एक तो जब इतनी सारी सैटेलाइट्स स्पेस में पहुंचती है तो स्पेस में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको आप स्पेस डेब्री भी बोल सकते हो। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पार्ट्स है, क्योंकि बहुत सारी सैटेलाइट्स खराब हो जाती हैं कुछ टाइम बाद, 2-3 साल चल के उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो वो कहाँ जाती है, वो अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 400 किलोमीटर के अराउंड ही घूमती रहती है। अब इससे 2-3 नुकसान है कि ये जो स्पेस डेब्री जो अर्थ के अराउंड घूम रही है, इससे एनवायरमेंट वाली जो सैटेलाइट है वो डैमेज हो सकती है। पहला तो नुकसान ये हो गया क्लाइमेट को। स्पेस एक्सप्लोरेशन से पहला नुकसान क्या हुआ कि स्पेस एक्सप्लोरेशन वाली जो सैटेलाइट्स हैं उनके कारण एनवायरमेंट वाली जो सैटेलाइट्स हैं वो डैमेज हो सकती है। पहला तो ये। अब बाकी चीज़ें वो हैं जो कि बहुत ही कॉमन सेंस है कि एक तो बहुत बड़ा रॉकेट बनाने के लिए आपको बहुत चीज़ें माइन करनी पड़ती है, और माइनिंग के अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स माइन करते हैं। उससे क्या होता है, जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जब रॉकेट या किसी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पेलोड, जिसके अंदर आप कुछ रखते हो, जैसे जो सैटेलाइट है ना वो यहाँ पे इस पेलोड के अंदर होगी, उसके नीचे होगा लॉन्चिंग व्हीकल। इसी लॉन्चिंग व्हीकल को आप रॉकेट भी बोलते हो, ठीक है। जो लॉन्चिंग व्हीकल है ये क्या करता है, इस पेलोड को ऊपर जाके छोड़ देता है, ठीक है। अभी जो लॉन्चिंग व्हीकल है ये एक फ्यूल पे चलता है, और इस फ्यूल में से बहुत सारे कार्बन एमिशन होते हैं। इसी से बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जिसको आप ब्लैक कार्बन भी बोलते हो। ये बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। ये ब्लैक कार्बन है जो कि बहुत ज़्यादा हीट भी एब्जॉर्ब करता है, और फ्यूल जो है वो यूजुअली ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करता है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतने सारे रॉकेट्स को भेजने पे स्पेस में, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। फिर ये जो पेलोड है ना, इसको स्पेस में छोड़ देता है ये रॉकेट, और वापस अर्थ में घूम के आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल जाता है। तो जब ये जो रॉकेट है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से वापस री एंट्री के बाद जलता है, टकराता है, तो उससे बहुत सारे पार्ट्स बर्न होते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो जो पूरा स्पेस एक्सप्लोरेशन है उससे बहुत जगह पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये एक चीज़ ये पर्टिकुलर आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिंपल। तो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है कि वर्ल्ड ज़्यादा रिलायंट होता जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, लेकिन जितनी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ती जा रही है उससे ऑर्बिटल डिब्री या फिर स्पेस डिब्री जो है वो बढ़ती जाएगी। ये मैंने आपको भी समझाया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो बहुत ही रैंडम है। और एक आउटर स्पेस ट्रीटी भी अभी एग्जिस्ट करती है। एक तो सारी कंट्रीज उसकी मेंबर नहीं है, दूसरी चीज़ ये इसके पास इतना एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है कि लोग इसको एनफोर्स कर पाएं, ठीक है। तो और इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, इसके कारण बहुत सारी सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़ी जा रही है, और जो आउटर स्पेस डेब्री है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। देन जो हर रॉकेट लॉन्च है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ब्लैक कार्बन रिलीज होता है, ये तो हमने देख ही लिया। और बाय द वे ब्लैक कार्बन जो है ना वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो क्लाइमेट चेंज का फ्रंट पोस्टर पे क्लाइमेट चेंज के CO2 का ही नाम लिखा होता है। लेकिन जो ब्लैक कार्बन भी रिलीज होता है ना इस प्रोसेस में, वो 500 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक कार्बन नॉर्मल CO2 से 500 गुना ज़्यादा खतरनाक है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, जो कमर्शियल स्पेस वेंचर है वो ओवरऑल धीरे धीरे करते करते जो पूरा एमिशन है, कार्बन एमिशन, उसको और ज़्यादा वर्स कर देंगे। फिर जो रॉकेट के प्रोपेलेंट होते हैं, मतलब जो फ्यूल है, उससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन यूजुअली वो फ्लोरीन बेस्ड केमिकल्स यूज करते हैं जो कि ओजोन लेयर को खराब कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर जो सैटेलाइट्स हैं या ये जो इनके जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, क्योंकि जब लॉन्चिंग व्हीकल्स का काम हो गया तो वो घूम के वापस अर्थ के अंदर री एंट्री करते हैं और एटमोसफेयर में जल जाते हैं कभी कभी। और जो सैटेलाइट्स हैं, जब इनकी एज पूरी हो जाती है तब ये धीरे धीरे अर्थ के पास आती है और अर्थ के एटमोसफेयर में ये भी बर्न अप कर जाती है। अब इससे क्या है, सैटेलाइट ऐश निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग होती है। ये एटमोसफेयर, ये जो मेटालिक ऐश है, इससे एटमोसफेयर भी डैमेज होता है। ठीक है, और जब आप सैटेलाइट को प्रोड्यूस कर रहे हो, लॉन्चिंग व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तब भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होते हैं इन सारे मटेरियल्स को ज़मीन में से माइन करने के लिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रॉब्लम्स क्या है। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस में आ जाए, तब आपके पास लिखने के लिए मटेरियल होगा। ऐसे के फॉर्मेट में तो ये पक्का से आ सकता है, और ये चीज़ अगर आप इंटरव्यू में भी बोलते हो तो क्लाइमेट चेंज का ये अलग डायमेंशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यही आज का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव अ गुड डे।